हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं मयंक सिंह अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बिंदु में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग साइंस के 25 क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, कार्बन का आइसोटोप 11 इसका प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? ब्रेन के स्कैनिंग में। कहाँ होता है? प्यारे बच्चे, आपको पता होगा जो कार्बन है इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 6। और इसके कौन कौन से आइसोटोप होते हैं? एक कार्बन 11 होता है, एक कार्बन 12 होता है ना, कार्बन 13 होता है और कार्बन 14 होता है। आपको पता होगा कार्बन 14 का प्रयोग क्या इसमें किया जाता है? जीवाश्मों का आयु ज्ञात करने में। आयु, ठीक है। और यूरेनियम 235 इसका प्रयोग होता है पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में, पृथ्वी और पुराने चट्टान, पुराने चट्टान, ठीक है। कोबाल्ट 60 इसका प्रयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में, इसमें किया जाता है कैंसर के इलाज में। और साथ में एयू, एयू का मतलब गोल्ड, है ना, गोल्ड 198 इसका भी प्रयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक। बहुत सारे आइसोटोप हैं, जैसे आयोडीन हो गया 153 153, तो इसका भी प्रयोग किया जाता है जो है थायराइड ग्रंथि के उपचार में और उससे संबंधित कैंसर के उपचार में, ठीक। अगला प्रश्न है, प्रोटॉनों का भार। प्रोटॉन का भार कितना होता है प्यारे बच्चे? प्रोटॉन का सबसे पहले नामकरण किसने किया था? रदर रदरफोर्ड। जबकि प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। किसने किया था? गोल्डस्टीन। कब किया था? 1919। जो मौलिक कण हैं वो कितने हैं? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, इस पे प्लस होता है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पे प्लस 1.6 गुणे 10 पावर माइनस 19 कूलाम क्या होता है? चार्ज होता है। इसका भार कितना होता है? इसका सापेक्ष जो भार होता है वो कितना होता है? 1.0072। और इसका जो निरपेक्ष मान होता है वो कितना होता है? 1.6726 गुणे 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम, ठीक है। तो प्रोटॉन का भार कितना होता है? इसका सापेक्ष भार होता है 1.0072 और निरपेक्ष भार होता है 1.6726 गुणे 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका खोज किसने किया था? गोल्ड स्टीन ने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन। किसने किया था? थॉमसन, ठीक है। न्यूट्रॉन का किसने किया था? तो न्यूट्रॉन का 1932 में चैडविक ने किया था। किसने किया था? चैडविक ने, चैडविक। इस बात को ध्यान रखेंगे। H2SO4 का वाष्प घनत्व 22 है, तो इसका अणु भार कितना होगा? प्यारे बच्चे, आपको पता होगा वाष्प घनत्व बराबर क्या होता है? 2 गुणे अणुभार, 2 गुणे अणुभार। तो इसका हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं? भार। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, है ना, 2 गुणे 1। आपको पता है यहाँ पे सल्फर है, तो सल्फर का कितना होता है? 16 दूनी 32। कितना होता है? 32। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो इसके 4 अणु है, कितना हो जाएगा? 64, 32 और 2, 64, 32 और 2, 2 2 4 4 8, तो कितना हो गया? 98।
8। इसका जो अणुभार आ गया वो कितना आ गया 98। ठीक है, तो इसका यहाँ से जो है लोग अणुभार निकाल ले लेंगे। अणुभार बराबर क्या हो जाएगा 98/2, कितना आ जाएगा 49। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। करार लोहे में जंग लगने से इसके भार में क्या परिवर्तन होता है? प्यारे बच्चे, लोहे में जंग लगना ये केमिकल प्रोसेस है, रासायनिक प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है? रासायनिक। ठीक है, और जब लोहे में जंग लगता है तो लोहे का भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। होता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? आपको पता होगा, जो लोहा है इसमें क्या आ जाता है? नमी, और साथ में क्या? ऑक्सीजन। ठीक है, नमी ऑक्सीजन जुड़ने के कारण इसमें क्या होता है? जंग लग जाता है। ठीक है, और इसका भार क्या हो जाएगा? जिसमें ऑक्सीजन और जल जुड़ेगा उसका भार बढ़ ही जाएगा। ठीक है, और इसमें जंग लगता है आयरन ऑक्साइड के कारण, Fe2O3। ठीक है, CH2O। इस बात को ध्यान रखेंगे। पैरा बेंजीन में पाई तथा सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है? सिग्मा तथा पाई बंध, प्यारे बच्चे आपको पता होगा, एक बेंजीन है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है? सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड। आपको पता होगा, जहां जहां सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होता है वहां पे क्या होता है? सिग्मा बंध। और जहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंड होता है वहां पे एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। और जहां कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां पे एक सिग्मा और क्या होते हैं? 2 पाई। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो बेंजीन में सबको पता है, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा। हर कार्बन से क्या लगा होगा? हाइड्रोजन। आपको पता है कार्बन कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है? 4। ठीक है, तो इसके 4 बंध बने हुए हैं। यहाँ पे एक सिग्मा, एक सिग्मा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, बाकी जहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड दिख रहा है वहां पर भी क्या होगा? सिग्मा होगा। वहां पर भी क्या होगा? वहां पर भी सिग्मा होगा। ठीक, और जहां डबल बॉन्ड है वहां पे एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट किए होंगे प्यारे बच्चे। सिग्मा बंधों की संख्या आया होगा 13 और पाई बॉन्ड की संख्या आ रही होगी 3। ठीक है, सबसे हल्की धातु प्यारे बच्चे आपको पता होगा, सबसे हल्की धातु जो है वो है लिथियम। क्या है? लिथियम। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? उस्मियम। कौन सी धातु होती है? उस्मियम। और कौन सी धातु सबसे मुलायम होती है जिसे चाकू से काट सकते हैं? सोडियम। कौन सी धातु होती है? सोडियम। एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है क्या होता है? पारा। इसी को क्या कहा जाता है? क्विक सिल्वर। क्या कहा जाता है? क्विक सिल्वर। और प्यारे बच्चे एकमात्र अधातु ब्रोमीन, जो किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। ठीक है, ग्रेफाइड एक ऐसा कार्बन का रूप है ना, जो मेटल ना होते हुए भी क्या है? विद्युत का सुचालक है। इस बात को भी ध्यान रखें, विद्युत का क्या है? सुचालक। विद्युत का सुचालक। वायु, एलपीजी, गैसोलीन, आसुत जल में कौन मिश्रण है? प्यारे बच्चे आपको पता होगा, वायु क्या है? एक मिश्रण है। इसमें ऑक्सीजन 21% होता है, 78% नाइट्रोजन होता है। ठीक है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड अन्य गैसें मिली होती हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, और एलपीजी में आपको पता है क्या होता है? ठीक है, प्रोपेन और क्या होता है? ब्यूटेन। प्रोपेन और क्या होता है? ब्यूटेन। ठीक है, इन दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, गैसोलीन पेट्रोल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पेट्रोल को। और पता है कार्बन 8 होता है, हाइड्रोजन कितने होते हैं? 18। इसी को कहते हैं गैसोलीन। ये भी एक क्या है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण।
आसुत जल जो होता है, जल का फार्मूला आपको पता होगा मेरे बच्चे, H2O होता है जो एक निश्चित अनुपात में होता है, और जो निश्चित अनुपात में मिला रहता है उसे हम लोग कंपाउंड यौगिक कहते हैं। जो निश्चित अनुपात में नहीं मिला रहता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे मिश्रण कहते हैं। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा आसुत जल हो जाएगा। आइए इधर कह रहा है बेना किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है। तो गर्मी के दिनों में हम लोग क्या डुलाते हैं, बेना, और बेना जो है पेशीय ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है, यांत्रिक, किसमें कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा। कह रहा है एक वस्तु के वेग को 9 गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा। तो प्यारे बच्चे आपको पता होगा गतिज ऊर्जा जो होता है हाफ mv स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। और जो स्थितिज ऊर्जा होता है वो क्या होता है, mgh। किसी वस्तु में उसके स्थिति के कारण जो ऊर्जा निहित है उसे बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, और किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा है उसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा। इन दोनों को मिला के बोलते हैं क्या, यांत्रिक ऊर्जा। क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। तो कह रहा है एक वस्तु है उसका वेग 9 गुना कर दिया जाए। तो वेग को अगर 9 गुना करेंगे तो आपको पता है वेग v स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर करेंगे, है ना, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। यानी प्रारंभिक ऊर्जा का कितना हो जाएगा, 81 गुना हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ऊर्जा कैसी राशि है, तो प्यारे बच्चे आपको पता है ऊर्जा एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश, है ना। और ऊर्जा कहते किसे हैं, कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, ऊर्जा। क्या कहलाती है, ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चे, क्या होता है, जूल। और इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। क्या होता है, अर्ग। और 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 जूल बराबर 10 के घाते 7 अर्ग। क्या होता है, 10 के घाते 7 अर्ग। तो 1 अर्ग बराबर क्या हो जाता, 1 अर्ग बराबर हो जाएगा, 1 अर्ग बराबर 10 के घाते -7 जूल। क्या हो जाएगा, 10 के घाते -7 जूल। इस बात को ध्यान रखेंगे। ऊर्जा कैसी राशि है, ऊर्जा एक अदिश राशि है। कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, ऊर्जा। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्ग। इस बात को ध्यान रखेंगे। जूल अर्ग में संबंध क्या है, 1 जूल बराबर 10 के घाते 7 अर्ग। उत्तोलक किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो प्यारे बच्चे जो लीवर होता है उत्तोलक, ठीक है। उत्तोलक एक साधारण मशीन है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। उत्तोलक 3 कैटेगरी होती है ना, प्राथमिक उत्तोलक, द्वितीयक और तृतीयक। तो उत्तोलक में कैंची हो गया, पिलास हो गया, ठीक है, हल हो गया, आदमी का हाथ हो गया, कूली का मशीन हो गया, सब क्या होते हैं, उत्तोलक। तो उत्तोलक किस सिद्धांत पे काम करता है, आर्किमिडीज के किस सिद्धांत पे काम करता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। और प्यारे बच्चे आपको पता होगा जो प्राथमिक श्रेणी के उत्तोलक हैं उनका यांत्रिक लाभ या तो 1 से कम होगा, है ना, 1 से कम, या अधिक हो सकता है। क्या हो सकता है, अधिक, या बराबर हो सकता है। जबकि जो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं उनका यांत्रिक लाभ क्या होता है, 1 से सदैव अधिक होता है, 1 से अधिक, 1 से अधिक। और तृतीय श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं उनका यांत्रिक लाभ सदैव क्या होता है, 1 से कम। क्या होता है, 1 से कम, है ना। यांत्रिक लाभ अगर ज्यादा होगा तो प्यारे बच्चे हम जो है कम बल लगा के आसानी से काम कर सकते हैं। और यांत्रिक लाभ ज्यादा करने के लिए जो आयास होता है उस आयास भुजा की लंबाई क्या करना पड़ेगा, वो ज्यादा करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो उत्तोलक जो है किस सिद्धांत पे काम करते हैं, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करते हैं। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं, ठीक है। पहले श्रेणी का जो उत्तोलक होता है उसका यांत्रिक लाभ 1 से कम, 1 से अधिक या 1 के बराबर हो सकता है। दूसरे श्रेणी का 1 से अधिक होता है और तीसरे का सदैव क्या होता है, 1 से कम होता है। नाभिकीय बल विद्युत, चुंबकीय तथा गुरुत्वीय बल में सबसे प्रबल कौन है, तो प्यारे बच्चे सबसे प्रबल कौन है, नाभिकीय बल।
कौन है, नाभिकीय, है ना। इसके बाद क्या है, इसके बाद विद्युत है, क्या है, विद्युत, है ना। इसके बाद क्या है, इसके बाद चुंबकीय है, क्या है, चुंबकीय। और लास्ट में क्या है, लास्ट में है गुरुत्वीय, क्या है, गुरुत्वीय। इस बात को ध्यान रखेंगे। विषाणु का खोल किससे बना होता है, तो प्यारे बच्चे आपको पता होगा जो जीव हैं एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, ठीक है। तो विषाणु एक ऐसा जीव है जो ना तो एक कोशिकीय है और ना ही बहुकोशिकीय। इसका जो कोशिका होता है वो क्या होता है, पूर्ण विकसित नहीं होता है, अपूर्ण कोशिका होता है ना। और इसे इसीलिए सजीव और निर्जीव के बीच की क्या मानी जाती है, कड़ी, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी, है ना। विषाणु विषाणु का जो केंद्रक होता है वो किससे बना होता है, विषाणु का न्यूक्लियस वो डीएनए और आरएनए से बना होता है, डीएनए प्लस आरएनए से, है ना। डीएनए आपको पता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का मतलब होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। साथ में क्या होता है, केंद्रीय कोर होता है, सेंट्रल नोड जिसे बोलते हैं, केंद्रीय कोर, है ना। और इसके बाहर प्रोटीन का आवरण होता है, क्या होता है, प्रोटीन का आवरण, जिसे हम लोग कैप्सिड कहते हैं, क्या कहते हैं, कैप्सिड, है ना। तो विषाणु का खोल किससे बना होता है, प्रोटीन से, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैप्सिड, क्या कहते हैं, कैप्सिड। अरे बच्चे विषाणु की संरचना है वो बिना हाथ सेल जीवित कोशिका में आए बिना कार्य नहीं कर सकता। जब तक बाहर पड़ा है वो क्या है, वो एक हिसाब से निर्जीव है ना। जब एक जीवित कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तो उसके एंजाइम तंत्र के सहायता से क्या करता है, अपनी संख्या को प्रतिकृत करता है, बढ़ाता है, और जो है एक नए विषाणु का क्या होता है, जन्म होता है। तो एक हिसाब से क्या है, एक परजीवी है, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका खोल किससे बना होता है, कैप्सिड से, किससे बना होता है, कैप्सिड से, जो किससे बना होता है, प्रोटीन से। आप बताएंगे जीवाणु, तो जीवाणु का किससे बना होता है ना। कवक का किससे बना होता है, कवक का। पौधों का किससे बना होता है, पौधों की भित्ति, बोलेंगे प्यारे बच्चे। जीवाणु का किससे बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकोन, पेप्टिडोग्लाइकेन, है ना। कवक का किससे बना होता है, काइटिन से, किससे बना होता है, काइटिन से। और पौधों का किससे बना होता है, सेलुलोज, किससे बना होता है, सेलुलोज, है ना, जो पौधों को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो है अल्टमैन ने किया, किसने किया, अल्टमैन। वैसे प्यारे बच्चे विषाणु का खोज किसने किया था, आपको पता होगा, इवानोवास्की, इवानोवास्की, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, अल्टमैन ने। और माइटोकॉन्ड्रिया को ही सूत्र कणिका के नाम से जाना जाता है, सूत्र कणिका, है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसकी जो आंतरिक दीवार होती है उसे क्या कहा जाता है, क्रिस्टी, क्या कहा जाता है, क्रिस्टी। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कोशिका का विद्युत गृह, विद्युत। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपको पता है इसमें ऑक्सीशोषण होता है, जिसके फलस्वरूप क्रेब चक्र चलता है और उसमें क्या बनता है, ग्लूकोज और एटीपी के अणु बनते हैं, जिससे ऊर्जा मिलता है। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। कह रहा है रकाब हड्डी,
मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? प्यारे बच्चे, इस हड्डी का नाम क्या है? रकाब। और रकाब हड्डी को ही स्टेपिस बोला जाता है, जो हमारे कान में पाया जाता है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस। स्टेपिस, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, ठीक है। सुंदरता की हड्डी किसे कहते हैं? सुंदरता, ठीक है। सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की है? सबसे मजबूत, है ना। सबसे अधिक भार सहने वाला, सबसे अधिक भार सहने वाला, है ना। सबसे चमकीली हड्डी, सबसे चमकीली। सबसे बड़ा कंट्रास्थी, सबसे बड़ा कंट्रा, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, सुंदरता की हड्डी किसे कहा जाता है? कॉलर बोन को। किसे कहा जाता है? कॉलर बोन, है ना, जो कॉलर की हड्डी है, कॉलर बोन, है ना। मजबूत मैंडिबल कहाँ पाई जाती है? जबड़े में, मैंडिबल, ठीक है। सबसे अधिक भार सहने वाला टीबिया। टीबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में। कहाँ पाई जाती है? पैर में। सबसे चमकीला, वैसे कोई भी हड्डी चमकीली नहीं होती है, बट फीमर की हड्डी को चमकीला हड्डी माना जाता है, फीमर, ठीक है। सबसे बड़ा कंडरा तो पटेला, घुटने की हड्डी, पटेला। और आपको पता होगा, बोन से बोन किसके द्वारा जुड़ा होता है? लिगामेंट। किससे जुड़ा होता है? लिगामेंट, है ना। और बोन से मांसपेशी, टेंडन। किससे जुड़ा होता है? टेंडन। इस बात को ध्यान रखेंगे। अरे बच्चे, लास्ट हमने लिखा है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? लास्ट प्रश्न आप लोग बताएंगे, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। और आपको पता होगा, सबसे पहले कोशिका का जो खोज हुआ, है ना, तो किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने, है ना। इसने कार्क का जो कट था, उसमें जो है सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक मधुमक्खी की छत्ते के आकार की संरचना देखा, जिसको क्या नाम दिया गया? कोशिका। और आपको पता होगा, कोशिका शब्द जो है, ठीक है, जो सेल, है ना, वो लैटिन भाषा का शब्द है, जो सेलुला से आया है। किसे आया है? सेलुला से, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने कब किया था? 1665 में। और ये कोशिका जो थी, कैसी थी? मृत कोशिका। तो सबसे पहले मृत कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। बाद में जीवित कोशिका का खोज लीवेनहॉक ने किया। किसने किया? लीवेनहॉक। पूरा नाम क्या है इनका? एंटोनी वान लीवेनहॉक। कब किया था? 1674 में। कब किया था? 1674 में, ठीक है। और आपको पता होगा प्यारे बच्चे, 1838 और 1839 के करीब में दो वैज्ञानिक, एक स्लाइडन और एक वैज्ञानिक का नाम है स्वान, है ना। ये जंतु वैज्ञानिक हैं, स्लाइडन, और स्वान क्या है? वनस्पति वैज्ञानिक, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत। क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत, है ना। कब दिया था? 1838 या 39 के करीब में। और इस सिद्धांत में थोड़ी बहुत कमी रह गई, जिस बात को बिरचाओ ने कब दिया? 1855 में। 1855 में कोशिका सिद्धांत को स्पष्ट किया कि कोशिका सिद्धांत है क्या, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आपको पता होगा, जो भी जीव हैं, या तो एक कोशिकीय हैं, एक कोशिकीय, या क्या है? बहु कोशिकीय, ठीक है। और इन सबका जो अपवाद है, नील हरित शैवाल, जीवाणु और विषाणु, इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। आपको पता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, है ना। चैनल से अपने तैयारी के लिए जुड़े रहें, खुश रहें, मस्त रहें, और अपने तैयारी को अच्छा बनाए रखें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं मयंक सिंह अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बिंदु में आपका स्वागत करता हूँ। आइए लोग साइंस के 25 क्वेश्चन देखते हैं।
पहला प्रश्न है, फलों का रंग पीला किसके कारण होता है? तो सबसे पहले बताएंगे फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। और पीला फलों का रंग किसके कारण होता है? ज़ैंथोफिल। किसके कारण होता है? ज़ैंथोफिल। टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? बोलेंगे सारे बच्चे। लाइकोपीन। दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? केसीन किसके कारण होता है? केसीन। इस बात को ध्यान रखेंगे। कह रहा है कौन सा अंतः प्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का निर्माण करता है? तो कौन सा? ईआर दो प्रकार के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होती है चिकनी और एक होती है खुरदुरी। जो चिकना होता है वह वसा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट। और जो खुरदुरी होता है वह किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। का निर्माण करता है? प्रोटीन का। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? खुरदुरी ईआर। कौन कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है? तो कोशिका के अंदर पाचन का काम कौन करता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम। इसका खोज किसने किया था? डी दुबे ने। किसने किया था? डी दुबे ने। आपको पता होगा लाइसोसोम जिस कोशिका में रहता है वहां पे अगर कोई कोशिका काम नहीं करता है तो उस कोशिका को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। और अगर सभी के सभी कोशिकाएं काम नहीं करते हैं तो ये क्या हो जाता है? उसमें फट जाता है। इसीलिए इसे एटम बम या आत्महत्या की क्या कहा जाता है? थैली। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। अरे बच्चे आपको पता होता जो आरबीसी होता है रेड ब्लड कार्पल्स, ठीक है, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसीलिए डेड होने के बाद ये किस में जाके जमा होता है? ये जमा होता है स्प्लीन में, जिसे हम लोग प्लीहा कहते हैं। ठीक है। और इसलिए इसको आरबीसी का क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है। तो कोशिका के अंदर पाचन का काम कौन करता है? लाइसोसोम। इस बात को ध्यान रखेंगे। केंद्रक का खोज किसने किया था? केंद्रक का खोज 1900। केंद्रक का खोज 1631 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। इस बात को ध्यान रखेंगे। केंद्रक का खोज। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? जीवित कोशिका किसने किया था? ल्यूवेन हाक ने। किसने किया था? ल्यूवेन लेवेन हाक। कब किया था? 1774 में। और सबसे पहले मृत कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिका।
किसने किया था? रॉबर्ट रॉबर्ट हुक ने कब किया था? 1665 में। इस बात को ध्यान रखेंगे। राजधानी का कार्य क्या होता है? तो प्यारे बच्चे, राजधानी जो होता है वो जंतु कोशिका में बहुत छोटा होता है। जंतु कोशिका में क्या होता है? छोटा। और पादप कोशिका में क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, किसमें होता है? पादप कोशिका में बड़ा होता है। इसका काम क्या होता है? यह जल के मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। जल के मात्रा को नियंत्रित। इस बात को ध्यान रखेंगे। कह रहा है किसे प्रारंभिक कोशिका के नाम से जाना जाता है? तो प्रारंभिक कोशिका के नाम से किसे जाना जाता है? अरे बच्चे, आपको पता होगा कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो। एक होता है प्रोकैरियोटिक, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका को ही प्रारंभिक कोशिका के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक कोशिका। और आपको पता होगा इसमें जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है, 70 राइबोसोम, 70 राइबोसोम और एक कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं पाया जाता है, कोई भी कोशिका का अंग नहीं पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका को ही किस नाम से जाना जाता है? प्रारंभिक कोशिका। आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईवीएफ को ही कहा जाता है टेस्ट टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या कहा जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी। और इसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। प्यारे बच्चे, आपको पता होगा विश्व में पहली टेस्ट ट्यूब बच्चे का जन्म हुआ, वो कहाँ हुआ था? अमेरिका में। कहाँ हुआ था? अमेरिका में। कब हुआ था? 1978 में। 1978, 25 जुलाई। 25 जुलाई 1978। नाम क्या है? लुइस जाय ब्राउन। लुइस जाय ब्राउन। और 1978 में ही 3 अक्टूबर को 3 अक्टूबर को मुंबई में मुंबई में कनुप्रिया अग्रवाल का जन्म हुआ। इसका कनुप्रिया अग्रवाल। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले जो जिसका जन्म हुआ था उसका नाम क्या है? लुइस जाय ब्राउन। कब हुआ था? 1978 में, 25 जुलाई को, ठीक है। और 3 अक्टूबर 1978 को ही मुंबई में कनुप्रिया अग्रवाल का जन्म हुआ था। तो भारत में पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या है? कनुप्रिया अग्रवाल। और पूरे विश्व की बात करें तो नाम क्या है? लुइस जाय ब्राउन। हिस्टेरोटॉमी क्या है प्यारे बच्चे? यूट्रस को काट के शरीर से बाहर कर देना क्या कहलाता है? हिस्टेरोटॉमी। यूट्रस को काट के शरीर से बाहर कर देना, ठीक है। पुरुषों में नसबंदी क्या कहलाता है?
क्या कहलाता है? बेसेक्टोमी। इसमें बैच डिफरेंस को काट दिया जाता है। ठीक है। और महिलाओं में क्या होता है? नलबंदी। उसको बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी, इस बात को ध्यान रखेंगे। कह रहा है एडिशन रोग क्या है? तो एडिशन रोग में जल और साथ ही साथ सोडियम, इन दोनों तत्वों की क्या हो जाती है? कमी। ठीक है। तो एडिशन रोग कब होता है? जब जल और साथ में सोडियम की कमी हो जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडिशन रोग। पादप तथा जंतु के बीच की कड़ी क्या है? तो युगलीना। क्या है? युगलीना। ठीक है। अब बताएंगे सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी। सजीव तथा निर्जीव, है ना। कवक तथा शैवाल के बीच की कड़ी। कवक तथा शैवाल। बोलेंगे प्यारे बच्चे। सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है? विषाणु। क्या है? विषाणु। ठीक है। और कवक तथा शैवाल के बीच की कड़ी क्या है? लाइकेन। क्या है? लाइकेन। इस बात को ध्यान रखेंगे। कह रहा है सोडियम का जो आइसोटॉप 23 है, Na23। ठीक है। इसका प्रयोग होता है, तो प्यारे बच्चे इसका प्रयोग होता है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र को सूचना पहुंचाने में। तंत्रिका तंत्र को सूचना पहुंचाने में, है ना। आर्सेनिक 74 आइसोटॉप का प्रयोग कहाँ होता है? तो ट्यूबर के इलाज में। ठीक है। ट्यूबर ट्यूबर के इलाज में। आयरन, आयरन का मतलब Fe, और इसका आइसोटॉप है 59। इसका प्रयोग किसमें होता है? एनीमिया रोग के उपचार में। किसमें होता है? एनीमिया। ठीक है। एनीमिया का मतलब होता है शरीर में लौह तत्व की कमी हो जाना। ठीक है। ए आर का मतलब आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो प्यारे बच्चे आपको पता होगा, पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 18 है उसको हम लोग शून्य ग्रुप के नाम से या अक्रिय गैसों के नाम से जानते हैं। ठीक है। जिसमें कौन कौन से गैस आते हैं? हीलियम। ठीक है। नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान। ठीक है। तो आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना है? 18। आपको पता होगा इसका 2 है, इसका कितना है? 10, इसका 36, और जेनान का 54, रेडान का कितना है? 86। इसमें से रेडान जो है प्रकृति में नहीं पाया जाता, इसको हम लोग क्या करते हैं? आर्टिफिशियल रूप से बनाते हैं। और ये अक्रिय गैसों में क्या है? सबसे भारी है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हीलियम। अक्रिय गैसों में सबसे हल्की कौन सी है? हीलियम। सबसे भारी कौन सी है? रेडान। अरे बच्चे आपको पता होगा भूकंप के दौरान, ठीक है, और जब सुनामी आता है तो उसके दौरान कौन सा गैस का रिसाव होता है? रेडान का। इस बात को ध्यान रखेंगे। और रेडान का खोज किसने किया था? डार्ड ने। किसने किया था? डार्ड नामक वैज्ञानिक ने। CaCO3 का अणुभार तथा कैल्शियम का परसेंट कितना होगा? तो Ca कैल्शियम का कितना होता है? 20, और 20 दूना 40। ठीक है। कार्बन का कितना होता है? 6 दूना 12। ऑक्सीजन का 16 तिहाई 48। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50, 40, 90, और 50, 40, 90, 10, 100। कितना हो जाएगा? 100। ठीक है। तो कैल्शियम का परसेंट पूछ रहा है। कैल्शियम का अणुभार कितना है? 40। कितने में से? 100। तो आउट ऑफ 100 निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 40%। कितना आ जाएगा? 40%। इस बात को ध्यान रखेंगे। मोमबत्ती का जलना कैसी कैसी अपक्रिया है? प्यारे बच्चे, मोमबत्ती का पिघलना। मोमबत्ती का पिघलना ये कैसा है? भौतिक। कैसा है? भौतिक प्रक्रिया। ठीक है।
लेकिन मोमबत्ती का जलना वो कैसा है, वो भौतिक भी होता है और कैसा होता है, रासायनिक। भौतिक तथा रासायनिक, है ना, क्योंकि जब मोमबत्ती जलती है तो साथ में मोमबत्ती पिघलती भी रहती है। तो मोमबत्ती का पिघलना कैसा प्रोसेस है, भौतिक, और मोमबत्ती का जलना कैसा है, रासायनिक। इस बात को ध्यान रखेंगे। लोहे में जंग लगना कैसी प्रक्रिया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना कैसी प्रक्रिया है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर देंगे। परमाणु घड़ी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, प्यारे बच्चे, किस धातु का प्रयोग किया जाता है, सीजियम। किस धातु का प्रयोग किया जाता है, सीजियम। आप बताएंगे सबसे भारी धातु कौन सा है, सबसे भारी, तो सबसे भारी धातु कौन सा है, ओस्मियम। कौन सा है, ओस्मियम, है ना। सबसे हल्की, सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम। कौन सी है, लिथियम। इस बात को ध्यान रखेंगे। गतिशील आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, लॉरेंज बल। क्या कहा जाता है, लॉरेंज बल। इस बात को ध्यान रखेंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यमा अंगुली क्या दर्शाती है, बाएं हाथ के नियम में मध्यमा अंगुली क्या दर्शाती है, धारा की, धारा की दिशा क्या दर्शाती है, धारा की दिशा। ठीक है अरे बच्चे, यहाँ पे हमने एक जो है न्यूमेरिकल लिखा हुआ है फिजिक्स का। 8 कूलाम का आवेश 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 2 गुणे 10 के घाते 5 गॉस वाले चुंबकीय क्षेत्र में समांतर समांतर से प्रवेश करता है, तो लॉरेंज बल बता, लॉरेंज बल कितना होगा, इस बात को बताना है। तो लॉरेंज बल बराबर क्या होता है, या बराबर क्यू वी बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि बल समांतर जा रहा है तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 0, और जब थीटा 0 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा बल क्या हो जाएगा, 0। यदि बल समांतर जाता है तो थीटा का मान 0 हो जाएगा, तो बल कुछ भी नहीं लगेगा। यदि बल लंबवत जाता है तो थीटा का मान 1 होगा, जो कि मैक्सिमम होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, बल सबसे अधिक लगेगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, और अपने तैयारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। खुश रहें, मस्त रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।